सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। आज मैं आपका टीचर राजन अरोड़ा। नया दिन, नई शुरुआत, नया पार्ट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का, कोइंसिडेंटली चैप्टर 2 पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त पढ़ रहे होंगे और त्यौहार मना रहे होंगे। थोड़ा बहुत सबसे जरूरी पढ़ना है क्योंकि बोर्ड आ रहे हैं। अब इस चैप्टर का पार्ट 1 जो कि 2-3 दिन पहले वीडियो आई थी, आप लोगों ने देख ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ सब समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपने डाउट्स पूछे होंगे, जवाब भी मिल चुका होगा। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स, कंजम्पशन, कैपिटल, ग्रॉस। ये टॉपिक देखने में ज्यादा लग रहे हैं पर हैं छोटे छोटे, बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछे। बिना किसी देरी के, टाइम बर्बाद ना करते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये INT मतलब इंटरमीडिएट है। बस फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स उन सभी गुड्स को बोलते हैं जो कि या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए होते हैं या कंजम्पशन पर्पस के लिए। सिंपल सी बात, कंजम्पशन हम हाउस होल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म या कंपनी करती है। कोई भी गुड जो कि यूज हो रहा है फॉर द कंजम्पशन पर्पस या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, उन्हें बोलते हैं फाइनल गुड। कंजम्पशन पर्पस मतलब एक इंडिविजुअल ने, मैंने, आपने, हमने दूध लिया, दही ली, पनीर ली, हमने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, गाड़ी ली, चला ली, मतलब कुछ भी हमने जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम किया वो होता है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड यानी कि फाइनल गुड। इसमें कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड वो सारे गुड, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, वो सारे गुड्स जो एक फर्म खरीदती है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज लाने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रही है कोई भी फर्म, ताकि फ्यूचर में उसे बेनिफिट हो। उन सभी एक्सपेंसेस या वो जितने भी गुड्स हैं वो सारे आते हैं फाइनल गुड्स में अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गुड, क्योंकि उससे हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है। तो एक बार इसको लिख लो, इसके अंदर दो आते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये वाले जो भी दोनों गुड्स होते हैं कभी भी ये फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं होते किसी और चीज के बनने के लिए, तो इनको बोलते हैं हम फाइनल गुड्स। इसके बाद इसके भी अंदर टियर पढ़ेंगे कि फाइनल गुड्स में क्या क्या होता है, लेकिन अभी इतना ही जरूरी है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरे टाइप के गुड्स आते हैं वो है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड क्या भला है? ये वो गुड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि वो गुड जो भी रेडी टू यूज नहीं है वो और किसी चीज में ट्रांसफॉर्म होगा, फिर वो यूज के लिए बनेगा। इसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट गुड। जो भी गुड्स मतलब अभी यूज नहीं करने, लेकिन हाँ वो किसी और चीज में यूज होने। फॉर एग्जांपल, एक दुकानदार ने शुगर ली, मान लेते हैं डेयरी वाले ने ली या फिर किसी मिठाई वाले ने ली। अब उसने ले ली शुगर, अब वो यूज नहीं कर रहा, वो उसको यूज कर रहा है मिठाई बनाने में, रसगुल्ला बनाने में। तो वो चीनी जो रसगुल्ला बनाने में यूज हुई है वो है इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो रही है। मतलब उसकी जो फिजिकल आइडेंटिटी है वो चेंज हो रही है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, तो ये है इंटरमीडिएट गुड। जितने भी इंटरमीडिएट गुड होते हैं इनकी डिमांड होती है डिराइव्ड। डिराइव्ड डिमांड मतलब इनकी डिमांड डिपेंड करती है फाइनल गुड पे। फॉर एग्जांपल, मिठाई, रसगुल्ले की डिमांड बढ़ेगी फाइनल गुड की, तभी तो चीनी की डिमांड बढ़ेगी। तो ये डिपेंडेंट है फाइनल गुड पे। लिख दो ये डिराइव डिमांड। सिंपल सा है, जो भी गुड किसी और चीज में बनने में यूज हो रहा है वो होता है इसके अंदर। इसके बाद इंटरमीडिएट गुड में जो हमारे पास एक पॉइंट आता है वो ये होता है, साथ साथ लिख ही देता हूं, पहले ये मिटाओ, कि ये लेस देन 1 ईयर की होनी चाहिए। मैं समझाता हूं क्या। अगर कोई भी इंटरमीडिएट गुड 1 साल से ज्यादा हो जाता है ना, तो वो हम काउंट करते हैं फाइनल गुड की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल, एक फर्म ने कोल लिया बहुत सारा 10 किलो प्रोडक्शन के यूज करने के लिए 2023 में। 2023 में उस 10 किलो में से सिर्फ 7 किलो कोल यूज हुआ, फिर नया साल चढ़ गया, तो वो 3 किलो जो बचा वो इंटरमीडिएट गुड नहीं कहलाएगा, वो आ जाएगा फाइनल गुड के अंदर। समझ रहे हो? तो कोई भी गुड इंटरमीडिएट सिर्फ तब तक कहलाएगा जब तक वो 1 साल का है। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, जितने भी इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री की एक इमेजिनरी बाउंड्री है, इमेजिनरी जो हम मानते हैं
मतलब जब तक गुड यहाँ पे रेडी नहीं हो जाता ना, जब तक मतलब गुड प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारी स्टेजेस, मान लो किसी ने वी क्लोथ लिया कॉटन, उसने आगे बेचा, टेलर ने उसका बनाया धागा थ्रेड, फिर उसने बेचा, उससे बना कपड़ा, तो ये सारी स्टेजेस आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोडक्शन बाउंड्री की। उसके बाद जब भी कोई गुड कंज्यूमर में बिकने के लिए रेडी होता है ना, तब आता है वो आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो जितने भी फाइनल गुड होते हैं ये होते हैं आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, इंटरमीडिएट हमेशा इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो बताता हूं। वो पॉइंट ये है, इंटरमीडिएट गुड में दो तीन एग्जांपल होते हैं आर्मी के डिफेंस की, जैसे गन या कह लो ट्रक हो गए या टैंकर्स हो गए, शिप हो गए, जितने भी ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो आर्मी यूज करती है अपने पर्पस के लिए, इनको हम काउंट करते हैं इंटरमीडिएट गुड में, क्योंकि ये देश की सर्विसेज में लगे हुए हैं, ना कि इनको यूज करते हैं हम कैपिटल गुड में। ये याद रखना है कि एक्सेप्शन है आर्मी के, जैसे कि टैंक हो गया या कोई भी कार हो गई, ट्रक हो गए, बाय आर्मी मिलिट्री, ये आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड में। इसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट गुड के बाद इसी के दो टाइप आते हैं, कंजम्पशन और कैपिटल, जो कि आते हैं फाइनल के अंदर। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। सबने नोट कर लिया होगा। सज्जन से देखा मेरा धड़े के होना मेरी है चांदी से। ठीक है जी, अब जो आता है हमारे पास टॉपिक वो है कंजम्पशन गुड या कैपिटल गुड्स का। फाइनल गुड्स के अंदर हमारे पास दो टाइप आते हैं, कंजम्पशन या कैपिटल। पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। समय ना रेत की तरह हाथ से खिसकता जाएगा, अटेम्प्ट की गिनती बढ़ती जाएगी, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, जितने भी एंट्रेंस है, CUET हो, IIT JEE हो, कोई भी। इसलिए ना अभी जो मस्ती कर रहे हो इसको बिल्कुल रोक दो। क्यों? क्योंकि ये बातें अभी याद नहीं आएंगी, उस टाइम याद आएंगी जब अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे, जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि अब हम किस स्टेज पे आके खड़े हो चुके हैं। तो जितने भी मतलब जो भी पे एक माता पिता अपने ऊपर खर्चने पे 100 रुपए भी सोचते हैं, पर लेकिन वो पढ़ाई के ऊपर अंधा पैसा खर्चते हैं। किस लिए? ताकि आप लोगों को बेस्ट एजुकेशन मिल सके। तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी अच्छे से पढ़ लो, सीरियसली हो गया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे, बहुत बच्चे हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हो रहे और बोर्ड्स आने वाले हैं। तो इस टाइम पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये बातें नहीं तो बाद में बहुत याद आएंगी और बहुत दिक्कत देंगी। फाइनल गुड्स, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप आते हैं, कंजम्पशन, कैपिटल। कंजम्पशन गुड में भी 4 टाइप आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला आता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा आता है सेमी ड्यूरेबल, तीसरा आता है नॉन ड्यूरेबल, चौथा आता है सर्विसेज। ठीक है जी। कंजम्पशन गुड वो जो कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड यूज करता है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसे बोलते हैं कंजम्पशन गुड। ये दोनों गुड्स फाइनल गुड के टाइप है। सबसे पहला आता है ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड वो जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, फर्दर यूज होते रहते हैं, इतनी जल्दी खराब नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अलमीरा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये सब आपने एक बार खरीद लिए तो बहुत टाइम तक घर में चलते रहते हैं। दूसरा आता है सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड वो होते हैं जो कुछ टाइम तक चलते हैं, एवरेजली इनका लाइफ स्पैन होता है 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ या शूज, जूते लेते हो 1 साल तक घिस जाते हैं, कपड़ा 1 साल तक फट जाता है या पुराना हो जाता है। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में वो आते हैं जो 1 साल तक चलते हैं एवरेज। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो एक बार यूज करने पे खत्म हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम्स बेस्ट एग्जाम्पल है, या पेरिशेबल फूड्स जो बहुत इंपोर्टेड आइटम होती है, इंपोर्टेड फ्रूट होते हैं, या ब्रेड हो गई, मिल्क हो गए, ये एक बार कंजम्पशन के बाद खत्म हो जाते हैं, तो ये आते हैं नॉन ड्यूरेबल। आखिरी आता है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब इंटैंजिबल गुड्स, सिंपल भाषा में कह लें सर्विस, चाहे बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, इसको आप फील नहीं कर सकते, ना टच कर सकते हो, ना देख सकते हो, सिर्फ ये हो रही है इकोनॉमी में, तो सर्विसेज। ये 4 तरीके की चीजें होती हैं जो आती है कंजम्पशन गुड में। इसके बाद आता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड आपको पहले भी बताया, जो फर्म्स यूज करती हैं फॉर
प्रोडक्शन पर्पस, मतलब सॉरी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उन सभी गुड्स को बोलते हैं कैपिटल गुड। एक बात याद रखना, गुड कैपिटल है या फिर कंजम्पशन गुड है, ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज पे। एंड यूज माने की समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक फर्म ने मशीनरी ली, मशीनरी तो नहीं, एक फर्म ने लिया रेफ्रिजरेटर और एक इंडिविजुअल ने लिया रेफ्रिजरेटर। हम इंडिविजुअल है, हम रेफ्रिजरेटर लेंगे, किस लिए लेंगे? घर में सामान ठंडा रहे, आइसक्रीम ठंडी रहे, अपने पर्पस के लिए ना। वहीं फर्म रेफ्रिजरेटर क्यों लेगी? मान लो कोई केमिकल इंडस्ट्री ने रेफ्रिजरेटर लिए, इसलिए लिए ताकि उसकी जो एसिड है वो फ्रिज में रहे। समझ रहे हो? कोई भी केमिकल है वो फ्रिज में रहे। उस फर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, वो उसके लिए फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आ रहा है। मतलब वो चेंज नहीं हो रहा गुड, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा, पर वो और किसी गुड की प्रोडक्शन में काम आ रहा है। लेकिन हमारे लिए वो ड्यूरेबल गुड है। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में यूज हो रहा है कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो एक ही गुड वो कंजम्पशन गुड भी हो सकता है या कैपिटल गुड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज पे। एक बार इसको नोट कर लो। कैपिटल गुड में एग्जांपल लिख लो, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट लिख लो। इसके बाद पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट एंड डेप्रिसिएशन। बहुत इजी टॉपिक है, सबने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट आप सबको ही पता है, फिक्स एसेट को खरीदना जिससे कैपिटल स्टॉक बढ़े, फिजिकल एसेट बढ़े, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब सिंपल हिंदी भाषा में पैसा लगाया किसी चीज में ताकि हमें बदले में रिटर्न मिले और वापस अच्छा पैसा मिले। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जितना भी आपने पैसा लगा दिया एक एसेट में खरीदने में ताकि उससे आपको रिटर्न मिले, उसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। पर जब भी कोई फिक्स एसेट यूज होता है वो अपनी लाइफ कम करता है, उसमें थोड़ा उसकी वैल्यू में डिक्रीज होता है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तब हमारे पास बचता है नेट इन्वेस्टमेंट। में सिंपल सा फंड है ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। मतलब ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। आपको ग्रॉस दे देंगे, डेप्रिसिएशन दे देंगे, आपको नेट निकालना होगा ताकि न्यूमेरिकल आगे सॉल्व हो पाए। तब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, नेट आ जाएगा। सिंपल यही फंड है, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इनमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। किसी भी एसेट की, गाड़ी लेते हो 15 साल की होती है वैल्यू उसकी, लाइफ टाइम, हर साल पैसे कम होते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब पैसे कम होना। डेप्रिसिएशन के 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला वियर एंड टियर, दूसरा ऑब्सोलेंस विद द पीरियड ऑफ टाइम, और नॉर्मल यूजेज। ये 3 फैक्टर होते हैं। एक हो गया वियर एंड टियर, ये बुक में जो हेडिंग दी है आपको वो वाली लर्न करनी है। एक हो गया ऑब्सोलीट हो जाता है, वियर एंड टियर क्या होता है? कोई भी एसेट यूज कर रहे हो, टूट फूट होगी, उससे उसकी वैल्यू कम होगी। यूज कर रहे हो तो खपत होगी ना, खपत होगी तो मशीनरी यूज हो रही है, टूटेगी। दूसरा पॉइंट आता है टाइम फैक्टर। नॉर्मल यूजेज हटा के उसे कर दो टाइम फैक्टर। जैसे गाड़ी का एग्जांपल लिया, 15 साल वैल्यू होती है, हर साल उसकी वैल्यू कम होती है, ये हो गया टाइम फैक्टर। तीसरा आता है ऑब्सोलेंट, मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, लोगों को ये पसंद नहीं आ रही, तो उस वजह से भी एक एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ये 3 फैक्टर होते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, जिससे एसेट की वैल्यू कम होती है। इसको बचाने के लिए, मतलब हर फर्म, एक अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन के लिए रिजर्व बनाती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इन केस फ्यूचर में कोई भी गुड डेप्रिशिएट होता है तो उससे हमारी इकोनॉमी, मतलब हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी हैम्पर ना हो, इसलिए हमें उसके लिए प्रोविजन यानी कि रिजर्व बना के रखते हैं। इसी में हमारे पास एक टॉपिक आता है, ये होता है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब ये एक्सपेक्टेड घाटा होता है जो फर्म मान के चलती है। एक आता है अनएक्सपेक्टेड, इसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। इन सबके ना डिफरेंस पढ़ लेना अच्छे से, जो आपको पता है ना वो ये बस टेबल फॉर्म में लिखा है। कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस क्या चीज होती है?
कोई भी गुड की वैल्यू जब अनएक्सपेक्टेड तरीके से कम होती है, फॉर एग्जांपल एक मशीनरी थी या बाहर कार खड़ी थी, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, तो जो भी नेचुरल कैलामिटी के कारण उसकी वैल्यू में डिक्रीज हुआ है वो आएगा कैपिटल लॉस में। ये हैम्पर करता है एक फर्म की प्रोडक्शन एक्टिविटी को, क्योंकि इसके लिए कोई प्रोविजन या रिजर्व नहीं होता। मतलब कोई भी फर्म, अर्थक्वेक तो किसी को नहीं पता ना आएगा, तो कोई भी फर्म इसके लिए रेडी नहीं होती, तो ये आता है हमारा कैपिटल लॉस में। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। NIT, उम्मीद करता हूं सबने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं, मैं बार बार ये बोलता हूं उम्मीद करता हूं, जुबान पे ऐसे लर्न हो गई है लाइन, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट से कुछ कनेक्ट हुआ होगा, पहले भी पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बैंकिंग वाले चैप्टर, बजट वाले चैप्टर में। वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो आपको नीचे दिख जाएंगे, चैनल में जाओगे तो वहां पे समझाया हुआ अच्छे से इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल जिस टैक्स का बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। GST हो गया या कोई भी ड्यूटी टैक्स हो गया, वो आते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में। ये NIT का क्या फंडा है? NIT का फंडा क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इसका फॉर्मूला होता है NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है, जो भी टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे लगा होता है वो सब्सिडीज बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस को, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को। फॉर एग्जांपल फार्मर्स को सब्सिडी देती है, हमको बिजली पे सब्सिडी देती है, तो फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये थियोरेटिकल नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। NIT यूज कहाँ होता है आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पास आएगा नेशनल इनकम में फॉर्मूला, जैसे कि GDP एट MP, कन्वर्ट कर ले GDP एट FC पे। तो ये जो MP, ये FC है ना, GDP छोड़ दो, MP को बोलते हैं मार्केट प्राइस। एक मिनट, मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है। मार्केट प्राइस, FC को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जब हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है ना, तब हम इसमें से माइनस करते हैं NIT, या फिर इससे इस पे आना होता है तो प्लस करते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जो कि हम फैक्टर सर्विसेज के लिए पे करते हैं। जब भी कोई गुड्स बनता है उसमें फैक्टर सर्विस लगती है, उन लोगों को जो भी पैसा दिया उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है जब इनडायरेक्ट टैक्सेस एक गुड्स में जुड़ जाते हैं और फिर वो इकोनॉमी में आता है बिकने के लिए, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब FC फैक्टर कॉस्ट से हम MP पे आएंगे तो उस केस में हमें NIT प्लस करना है। जब, अच्छा ये तो मैंने एरो इस हिसाब से बताया, इस केस में जब हम ऐसे जा रहे हैं तो माइनस करना है, और जब इससे इस पे आएंगे तब प्लस करना है। सिंपल सा फंडा ये है। अब आप सोचोगे कि GDP क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे फॉर्मूला जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए ये प्लस होगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए जब भी आपको बस ये दो कन्वर्ट करने हैं तब ये आएगा माइनस NIT, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NP एट FC और डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं हम NDP एट FC। तो आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल में ये दिया होगा पर ये MP पे दिया होगा, और न्यूमेरिकल में दिया होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। उन दोनों को माइनस करके इसमें जब ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MP में। समझ रहे हो? एक बार इसको नोट कर लो, ये मिटा दो, नीचे कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद आएगा NFIA। अब तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो को थोड़ा प्लेबैक कर लो बिहाइंड 10 सेकंड, उसके बाद वीडियो पॉज करके लिख लो। इसके बाद थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है क्योंकि दिवाली है ना, बच्चे खेल कूद रहे होते हैं। NFIA, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी न्यूमेरिकल में यूज होता है ज्यादातर। इसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। जितना पैसा हमारे नॉर्मल रेजिडेंट अब्रॉड में रह के कमा रहे हैं वो होता है हमारी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जितना पैसा हम यहाँ के लोगों को दे रहे हैं जो कहीं और के नॉर्मल रेजिडेंट, यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट है और है किसी और कंट्री के,
उन्हें जो पैसा दिए वो आता है टू अब्रॉड। इसका जो डिफरेंस आता है कि हमारे देश में कितना पैसा इनफ्लो हुआ है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये भी न्यूमेरिकल में यूज होगा। ये कब यूज होगा? जब आपको फॉर एग्जांपल मान लेते हैं NDP लिखा है और इससे जाना है GDP पे। वो FC और MP को छोड़ो जो नीचे लिखता हूं, अभी वो मैटर नहीं करेगा, GDP पे। तो ये नेशनल से जब ग्रॉस पे जाना है, यहां तो हम यूज, अच्छा ये तो सेम हो जाएगा आपके लिए, देखो ये तो नेशनल से ग्रॉस पे जाने के लिए तो हम नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए तो हम डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे। मिट गया ना यार एक तो, हाँ फॉर एग्जाम्पल NDP है और यहां जाना है NNP पे। तो ये जो D है ना डोमेस्टिक का, इससे हमें जाना है नेशनल पे, तो इसमें हम ऐड करेंगे NFIA। सिंपल सी बात है, जब हम नेशनल इनकम पे जाते हैं मानी कि डोमेस्टिक इनकम में जब भी NFIA ऐड करते हैं तो हम नेशनल इनकम पे पहुंच जाते हैं, सिंपल सा। अब NFIA के हमारे पास 3 कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहला जो आपको बस लर्न करने हैं ताकि ये फॉर्मूला में यूज हो, इनके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको नहीं जाना। सबसे पहला आता है इसमें नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। एक मिनट आए, बाहर पेरेंट्स आए हैं, वो पेरेंट्स आए थे बाहर क्वेरी के लिए। नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। इसके बाद इसी में जो हमारे पास दूसरा फैक्टर आता है वो है, दूसरा फैक्टर आता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद इसी में तीसरा आता है, वो होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग, जो कंपनियां अपने पास पैसा बचा के रखती है टैक्स भरने के बाद फर्दर सेफ्टी के लिए, इमरजेंसी के लिए। इसमें क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा, आपसे ये नहीं पूछेंगे फैक्टर को समझाओ, आपको न्यूमेरिकल में 3 फैक्टर दिए होंगे, इससे इस पे जाना होगा, NFIA आपको खुद निकालना होगा इन तीनों को ऐड करके। जब इन तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों का सम होता है NFIA। सिंपल सी बात ये, एक बात याद रखना, NFIA सिर्फ होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी में या 3 में। जब हमारी इकोनॉमी पूरी ओपन होती है तभी तो नेशनल इनकम आएगी, सिंपल सी बात है। क्लोज सेक्टर इकोनॉमी यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में कभी भी NFIA नहीं होता, उस केस में ये 0 होता है। NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कैसे? पॉजिटिव कब होगा? जब फ्रॉम अब्रॉड इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू अब्रॉड। नेगेटिव जब पैसा ज्यादा दिया है, टू अब्रॉड ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रॉम अब्रॉड। 0 जब दोनों साइड इक्वल है। तो एक बार से नोट कर लो। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है, इसका पार्ट 2 खत्म होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बिना हिचकिचाए पूछें। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई वीडियो जल्दी मिले। और कोई भी डाउट हो दोबारा वही बात कमेंट सेक्शन में पूछें। अपना ख्याल रखें, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, एंजॉय करें, साथ साथ पढ़े भी। गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।